गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अर्थशास्त्र विषय का दूसरा अध्याय भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 तक, अर्थात जो भारतीय अर्थव्यवस्था आज़ादी के पश्चात एक नए भारत का जो निर्माण किया गया, नए भारत की व्यवस्थाओं का संचालन, एक अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाए रखने के लिए जो भी संसाधन, जो भी ढांचागत स्थितियां एक राष्ट्र के लिए आवश्यक होती है, उन सभी को एक नए स्वरूप में व्यवस्थित करते हुए सन 1950 से लेकर सन 1990 तक का जो एक भारत का दौर है, उसका अध्ययन है वो इस दूसरी इकाई के माध्यम से, दूसरे अध्याय के माध्यम से किया जाएगा। इससे ठीक पहले का जो अध्याय था उसमें हमने भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें था 1947 यानी स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर, तो उस समय की जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी, भारतीय अर्थव्यवस्था के जो भी आधारभूत ढांचागत स्थितियां थी, उनका परिचय उस समय क्या था, उनकी स्थिति उस समय क्या थी, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं 1947 के पश्चात आजाद भारत, अर्थात भारत के लिए एक नया सवेरा, एक नए सूरज का उदय होना माना गया 1947, 15 अगस्त 1947 को। अब उस समय के राजनीतिक हस्तक्षेप रखने वाले, राजनीतिक प्रभुत्व रखने वाले व्यक्तियों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि भारत आजाद तो हो गया, परंतु राष्ट्र को जो गतिहीन अर्थव्यवस्था प्राप्त हुई है, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था प्राप्त हुई है, उस अर्थव्यवस्था के संपूर्ण ढांचागत स्थितियों को पुनः कैसे व्यवस्थित किया जाए ताकि भारत की अर्थव्यवस्था शेष दुनिया के राष्ट्रों के साथ परस्पर तालमेल बैठाते हुए अपना जो एक राष्ट्र का निरंतर विकास का पथ है उस पर आगे बढ़ते हुए कार्य कर सके। तो इसलिए सर्वप्रथम सन 1950 में तत्कालीन भारत सरकार ने एक योजना इकाई संस्था का गठन किया, जिसे नाम दिया गया योजना आयोग। योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। हो सकता है सभी ने इसका पूर्व में नाम सुना होगा, पूर्व की कक्षाओं में आपने इसके बारे में भी अध्ययन किया होगा। तो प्लानिंग कमीशन जो है वो 1950 में बना। उस समय किसकी अध्यक्षता में? तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में योजना आयोग को स्थापित किया गया। योजना आयोग का कार्य क्या था? इसमें जो चुने हुए व्यक्ति, जो दक्ष व्यक्ति हैं कार्य को करने के लिए, ऐसे व्यक्तियों का एक बोर्ड बनाया गया और उनको यह उत्तरदायित्व दिया गया कि भारत की अर्थव्यवस्था के जितने भी मूलभूत स्थितियां हैं, ढांचागत जो इकाई है, जो आधारभूत स्थितियां हैं, उन सब की एक निश्चित अवधि के लिए, अब वो निश्चित अवधि क्या तय की गई? 5 वर्ष, 5 years, निश्चित वर्ष की अवधि के लिए एक योजना का, एक कार्य योजना का पूर्वानुमान तैयार करे, उसकी रचना तैयार करे, उसकी कार्य बिंदु को तैयार करे और उसके आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष या चालू वर्ष में उन योजनाओं को धीरे धीरे सबसे पहले प्राथमिकी तौर पर जितने भी जो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कृषि स्थिति है, भूमि व्यवस्थाएं हैं, बेरोजगारी है, निर्धनता है, इन पर विशेष ध्यान दिया गया। अर्थात कई सालों की योजनाओं में भारत सरकार के इस योजना आयोग ने इन बिंदुओं को अपना आधारभूत बिंदु के रूप में चयन किया था और इस प्रकार से भारत सरकार द्वारा स्थापित इस योजना आयोग ने अपनी कार्य योजना को सबसे पहले सन 1951 से लेकर 1956 तक भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना के रूप में प्राप्त किया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से
1956 तक। इस प्रकार से प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर 1951 से लेकर वर्ष 2017 तक भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जा चुकी थी और प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में कार्य योजना तो बहुत थी, अनेक बिंदु थे, परंतु एक इस प्रकार से कोई भी कार्य नीति बनाई जाती थी कि जिसको किसी भी परिस्थिति में उस वित्तीय वर्ष या उस 5 वर्ष की निश्चित अवधि में हर एक स्थिति में प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया गया। अब वो कहां तक सफल हुई नहीं हुई, प्रत्येक पंचवर्षीय योजना की कार्य स्थितियां, कार्य कहां तक पूरे हुए नहीं हुए, इन सब को ध्यान में रखते हुए तत्काल उस समय में योजना आयोग के द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की स्थिति को लागू किया गया। अब 1990 तक का भारत, 1950 से लेके 1990 तक का भारत कहा जाता है। 1990 का दौर भारत में एक बहुत बड़े आर्थिक कर्ज संकट का दौर था, इसलिए 1990 तक की स्थिति भारत की एक ऐसे भारत की बात करती है जिसमें अर्ध विकसित भी नहीं कह सकते, विकासशील स्थितियों वाला भारत वो देखा गया था। 1990 के बाद में एक नए आर्थिक युग की शुरुआत हुई, एक नए आर्थिक तंत्र की मजबूती के साथ में नए भारत का उदय माना जाता है और इसी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में आवश्यकता यह महसूस की गई कि जो आजादी के 65 साल तक जिस योजना आयोग के द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था का संचालन निर्बाध गति से करने के लिए जिस इकाई का गठन किया गया था, वर्तमान में उसी इकाई की कई प्रकार की अब जो जरूरतें हैं वो वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था के मुताबिक पूरी नहीं हो पा रही थी। इसलिए सन 2015 में इसमें फिक्स डेट है 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पर भारत सरकार ने एक नई इकाई आयोग का गठन किया गया जिसको क्या नाम दिया गया, नीति आयोग, अर्थात NITI, नीति आयोग। अर्थात ये जो योजना आयोग है अब वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, नीति आयोग, अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसमिशन फॉर इंडिया, अर्थात एक इस प्रकार का शोध केंद्र भी साथ में स्थापित किया गया जो भारत की अर्थव्यवस्था की वर्तमान वैश्विक जरूरतों के मुताबिक भारत का संचालन, भारत की अर्थव्यवस्था की बनावट या उसमें किस प्रकार से और अधिक तकनीकी सुधार किए जा सकते हैं, तो नीति आयोग योजना आयोग का ही एक सुधारात्मक स्तंभ माना गया है। तो इस प्रकार से अब यदि हम पुनः बात करते हैं कि योजना आयोग के माध्यम से भारत में क्या क्या कार्य या कौन कौन से लक्ष्य तय किए गए, उन लक्ष्यों के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले चर्चा हम करते हैं कि पंचवर्षीय योजना में भारत के सरकार द्वारा योजनाओं के माध्यम से कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए। इसको नाम देते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख लक्ष्य। इसमें सबसे पहला जो लक्ष्य रखा गया, सबसे पहला लक्ष्य रखा गया समृद्धि। क्या? समृद्धि। अब इसका मतलब क्या है? समृद्धि का मतलब कि 1950 का जो भारत था वो हर एक स्थिति से पिछड़ा हुआ था। अब भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा वर्ग है वो कृषि जोतों या कृषि जो स्थिति है उसी पर ही उसकी आजीविका निर्भर करती थी। इसलिए भारत की योजना आयोग ने सबसे बड़ा लक्ष्य रखा कि भारत की कृषि उत्पादकता में किस प्रकार से उसकी क्षमता में वृद्धि की जाए ताकि भारत में समृद्धि मतलब उत्पादन के साथ साथ उसकी क्षमताओं में वृद्धि होते हुए और भारत में रोजगार, गरीबी, आय इन सब के स्तरों को सुधारा जा सके। समृद्धि का तात्पर्य क्या हुआ है? क्या होता है? निरंतर बढ़ते रहना। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से निरंतर बढ़ते रहने का लक्ष्य किस पर केंद्रित था? कृषि उत्पादकता पर केंद्रित था। कृषि उत्पादकता।
अब कृषि उत्पादकता की क्षमता को निरंतर बढ़ाते रहना, अर्थात यूं कहें कि 85% यदि जनसंख्या कृषि पर निर्भर है तो उसकी आय का मुख्य स्रोत भी कृषि हुआ। अब आजादी से पूर्व ब्रिटिश शासन सत्ताओं औपनिवेशिक शासकों ने भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि जो क्षेत्र है उसकी स्थिति को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया था। अब आजाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि उस बिखरी हुई, गतिहीन और पिछड़ी हुई कृषि व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए। तो समृद्धि के माध्यम से पंचवर्षीय योजनाओं में लक्ष्य तय किया गया कि कृषि उत्पादकता या उसके कुल मूल्य को कैसे बढ़ाया जाए। इसमें यदि उत्पादकता की हम बात करते हैं तो उत्पादन का मुख्य जो सूचक है समृद्धि का वो माना जाता है जीडीपी को, अर्थात ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद। अब ये सकल घरेलू उत्पाद क्या है? किसी राष्ट्र के एक वित्तीय वर्ष की अवधि में वस्तु एवं सेवाओं का कुल उत्पादन का जो मूल्य होता है उसे क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। अब वो उत्पादन जितना ज्यादा बढ़ाया जाएगा तो एक राष्ट्र की जीडीपी उतनी ही ज्यादा समृद्धि कारक होगी। इसलिए कहा गया कि समृद्धि का जो सूचक है वो किसे माना गया? जीडीपी को माना गया। फिर बात करते हैं नंबर 2, यदि हम दूसरा पंचवर्षीय योजना का जो दूसरा प्रमुख लक्ष्य है वो था आधुनिकीकरण। क्या? आधुनिकीकरण। उत्पादन को बढ़ाना है, उत्पादन की क्षमता को दोगुना करना है, परंतु उसके साथ में हमें इस स्थिति को भी ध्यान में रखना होगा कि बिना तकनीकी संसाधन उपकरणों के हम कृषि उत्पादकता को आधुनिक अवस्थाओं में नहीं ले जा सकते। जो परंपरागत कृषि व्यवस्था है वो चुनौतियों से परिपूर्ण थी, परंतु बिना तकनीकी क्षमता के हम अपने उत्पादन को नहीं बढ़ा सकते थे। इसलिए पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य के माध्यम से आधुनिकीकरण को सबसे प्रमुखता दी गई कि आधुनिक तकनीकी को अपनाकर भारत में जो कृषि व्यवस्था है उसके उत्पादन को एक लक्ष्य के स्तर के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। और दूसरा ये भी था कि एक तो आधुनिकीकरण में मशीनीकरण, प्रौद्योगिकी और एक इसमें बात थी कि आधुनिकीकरण से सामाजिक स्थिति में भी सुधार करना, सामाजिक सुधार। क्यों? यदि मशीनीकरण और प्रौद्योगिकी या तकनीकी क्षमताओं का उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाएगा तो उस उत्पादन का योगदान या उस उत्पादन से जो व्यवस्थाओं में परिवर्तन होगा उससे समाज का भी सुधार होगा। तो सामाजिक सुधार भी आधुनिकीकरण के अंतर्गत शामिल किए गए। आधुनिकीकरण का मतलब होता है कि वस्तु तथा सेवाओं के कुल उत्पादन को बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक, मशीन, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिक क्षमताओं का बड़े पैमाने पर उपयोग कैसे बढ़ाया जाए ताकि हम तकनीकी संसाधनों को भी प्राप्त कर सके और हमारा जो उत्पादन का लक्ष्य है वो भी हमें प्राप्त हो जाए। और तीसरी बात कि सामाजिक व्यवस्थाओं में भी सुधार हो जाए, अर्थात लोगों की आय का स्रोत भी क्या हो सकता है? बढ़ सकता है। तो इस प्रकार से आधुनिकीकरण भी पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य के रूप में प्राप्त किया गया। नंबर 3 यदि बात करते हैं वो आता है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता भारत की प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाओं में मैंने आपको बताया, वैसे तो कई योजना के बिंदु होते थे, लेकिन प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में कुछ एक लक्ष्य निश्चित किया जाता था कि जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना में कि कृषि उत्पादन को बढ़ाना। कई पंचवर्षीय योजनाओं में भारत ने लक्ष्य रखा गरीबी को हटाने के लिए, रोजगार का समृद्धिकरण कैसे किया जाए, भारत को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए। तो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से समृद्धि और आधुनिकीकरण को अपनाने के साथ साथ इस बात पर भी पुरजोर इसका समर्थन किया गया कि भारत को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए। जैसे कि आज हम बात करें कि सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत, अपने राष्ट्र की उत्पादन क्षमताओं वाला भारत, तो वो जो लक्ष्य है वो प्रारंभ से ही चल रहे हैं देखा जाए तो आत्मनिर्भरता का मतलब है कि जो बड़े पैमाने का उत्पादन है उस उत्पादन के लिए यदि हम
दूसरे देशों पर, दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर हैं कच्ची सामग्री के लिए या तैयार निर्मित पदार्थ या माल के लिए, तो क्यों न इस प्रकार की व्यवस्थाएं योजना आयोग के माध्यम से की जाए कि भारत आत्मनिर्भर बन जाए। आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है कि हम इस प्रकार से अपनी कार्य योजनाओं को व्यवस्थित करें कि आयात के स्थान पर स्व उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। अब स्व उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा तो इसके कई प्रकार के लाभ होंगे। भारत आत्मनिर्भर बनेगा, लोगों को संसाधन मिलेंगे, रोजगार के लिए अवसर मिलेंगे, क्योंकि एक तो जो उत्पादन हम भारत के बाहर से आयात करते थे, अब उन्हीं वस्तुओं का आयात न करने के स्थान पर अपने देश में स्व उत्पादन करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? संसाधनों को व्यवस्थित करेंगे, कल कारखानों का विस्तार होगा, औद्योगिक क्षमताओं में वृद्धि होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो गरीबी दूर होगी, गरीबी दूर होगी तो सामाजिक व्यवस्थाओं में सुधार होगा, सामाजिक व्यवस्थाएं सुधरेगी तो राष्ट्र का आर्थिक विकास अपने आप होगा। तो इस प्रकार से हर एक बिंदु एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। फिर बात करते हैं समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, और एक चौथा इसमें लक्ष्य जो है वो यहाँ मैं नोट कर रहा हूँ। चौथी बात आती है वो है समानता की, समानता का लक्ष्य कि पंचवर्षीय योजनाएं 1950 से लेकर सन 2017 तक जो 12 पंचवर्षीय योजना लागू की गई, या हम बात करते हैं कि वर्तमान का जो नीति आयोग है उसमें भी इन लक्ष्यों को प्रमुखता से शामिल किया जाता है। समानता का मतलब है कि जो भारत में समृद्धि उत्पादन के लिए अपनाई गई, जिसमें आधुनिकीकरण को अपनाया गया, आत्मनिर्भरता का लक्ष्य तय किया गया। अब बात आती है इक्वलिटी की, क्योंकि हर एक राष्ट्र में जनसंख्या का जो वर्ग होता है, समाज का एक वर्ग होता है, वो कई श्रेणी में बटा हुआ होता है आय के स्तर के अनुसार। उसमें गरीब होता है, अमीर उच्च आय वर्ग होता है, निम्न पिछड़ा वर्ग होता है। अब भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो सामाजिक व्यवस्थाओं, कल्याणकारी विचारधाराओं, या यूं कहें कि जो भारत की शासन व्यवस्था संचालन है वो क्या है? मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था है, जिसका प्रमुख ध्येय क्या है? समाज सुधार, अर्थात कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज का सुधार करना। तो समानता का मुख्य जो केंद्र बिंदु था वो यह स्पष्ट किया गया कि पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से इस प्रकार के कार्य किए जाए, इस प्रकार की योजनाओं को लागू किया जाए, जिससे भारत के नागरिकों में मूल रूप से जो पात्र नागरिक हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उन नागरिकों को भारत सरकार के द्वारा योजनाओं के माध्यम से विशेष लाभ पहुंचाना और वास्तविक रूप में पहुंचाना। इसका तात्पर्य यह भी कहीं ना हो जाए कि जो सुविधाएं और सेवाएं उन व्यक्तियों के लिए की जा रही है वो कहीं अमीर वर्ग तक न पहुंच जाए, उनको उनकी क्षमता के अनुसार हो, परंतु राष्ट्र में कल्याणवादी विचारधारा है वो समानता के आधार पे, अर्थात जो राष्ट्र के संसाधन हैं, जो आय के वितरण की स्थितियां हैं, वो उन व्यक्तियों तक समान रूप से पहुंचे जिनको वास्तव में उनकी आवश्यकता है। तो इस प्रकार से पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से इस अध्याय का एक बड़ा पार्ट जो है वो इन 4 बिंदुओं पर ही निर्भर है। दूसरा भाग होगा वो कृषि व्यवस्था का होगा, और पहले भाग में पंचवर्षीय योजना एवं पंचवर्षीय योजना के जो 4 लक्ष्य बताए, समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता, इसके माध्यम से भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का एक ढांचागत स्वरूप है वो स्पष्ट किया गया है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में अध्याय नंबर 2 का ये जो आधा भाग है वो मैंने आपको स्पष्ट करवाया, आपको पढ़ाया। आगे के वीडियो में हम जो इस पाठ का शेष भाग है उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।